हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन वॉल। और इस वीडियो में हम क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। तो ये इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देखिए, क्योंकि हमने उसमें इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ कवर कर लिया हुआ है। तो कोई मतलब नहीं है अगर आप ये वीडियो पहले देखोगे और वो बाद में देखोगे, तो आपको स्टार्टिंग से ही आपका फ्लो जो है वो बना रहेगा, अगर आप वो वीडियो को सबसे पहले जाके देखते हो तो। अभी हमने जहाँ से छोड़ा था मैं वहाँ से आपको फिर से पढ़ाती हूँ। तो अब हमने टॉपिक छोड़ा था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स क्या, कि अभी हमारी पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है। मतलब कि अगर हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं अपनी एजुकेशन को, अपनी हेल्थ को, तो क्या वो इतनी अच्छी है कि वो बाद में हमने ये जो इन्वेस्टमेंट की है उसके भरपाई कर सके। जैसे कि आपके पेरेंट्स अगर कहीं भी बाज़ार जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो वो यही चीज़ कहते हैं कि भाई इस सामान की क्वालिटी कितनी है। पैसा जितना मर्जी लगे बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा समय तक ये टिकने वाली चीज़ होनी चाहिए। तो इसीलिए जो क्वालिटी है वो देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्वालिटी इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि जो हमने पैसा जितना भी हम उस पर लगा रहे हैं वो सारा का सारा वसूल हो जाए। तो क्वालिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। अगर पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारे लिटरेसी रेट पे। अब लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट होता है कि आपकी कंट्री में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। हेल्थ पे, ऑब्वियसली हेल्थ तो आप सबको पता है कि हेल्थ जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हेल्थ जो है वो सबकी अच्छी होनी ही चाहिए, इसीलिए ही तो बंदा एजुकेटेड या फिर एजुकेशन जो है वो ले पाएगा और कितने सालों तक जो है वो ज़िंदा रहने वाला है। अब जो क्वालिटी होती है ना पॉपुलेशन की, वो अल्टीमेटली डिसाइड करती है हमारा ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंट्री है जहाँ पे 100 लोग जो हैं वो टोटल की टोटल पॉपुलेशन है, तो उसमें से कितने लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, कितने लोग जो हैं वो हेल्थी हैं। तो इसमें से अगर 80% लोग जो हैं वो हेल्दी और एजुकेटेड हैं, तो यही डिसाइड करेगा इसका ग्रोथ रेट। तो इससे हमें पता लगता है कि जो लिटरेसी मीन लिटरेट जो है वो पढ़े लिखे जो होना है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हेल्दी पॉपुलेशन जो है वो एक एसेट है, वो हमारे लिए क्या है, एक काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारी कंट्री के लिए कि भाई हाँ, इस कंट्री के लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं और काफ़ी हेल्दी भी हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एजुकेशन की। तो शकल की जो एजुकेशन थी, जो कि उसने अपने इनिशियल ईयर्स में की थी, तो वो उसको इन फ्यूचर एक फ्रूट उसको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ जॉब एंड सैलरी। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप कोई पेड़ का जो बीज है वो उगाते हो, ठीक है, बीज लगाते हो आप पेड़ का, जब वो बड़ा होता है आपको यही होता है कि वो जब पेड़ जो है वो बड़ा होगा वो मुझे फ्रूट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। उसी तरह शकल ने भी एजुकेशन का जो बीज था वो अपने अंदर बो लिया था छोटी उम्र से ही, क्योंकि जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा है शकल की और विलास की स्टोरी को पढ़ा है कि शकल जो था उसको स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था पढ़ने लिखने में। तो इसीलिए उसने अपना कंप्यूटर कोर्स ख़त्म करके अच्छी खासी जॉब ले ली और वहाँ पे वो न्यू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता रहा। तो शकल ने छोटी उम्र में ही एजुकेशन का जो इंटरेस्ट था वो उसमें था, एजुकेशन का जो बीज था वो बो लिया था। तो बाद में जब वो बड़ा हुआ उसको फ्रूट्स किस फॉर्म में मिले थे? जॉब की और सैलरी की फॉर्म में। तो इससे हमें पता लगता है कि जो एजुकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट था शकल की ग्रोथ के लिए। तो इट ओपन्स न्यू हॉरिजॉन फॉर हिम, उसने उसके लिए और ज़्यादा रास्ते जो हैं वो खोल लिए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, वो कहीं भी जाके कुछ भी जॉब कर सकता है। लेकिन अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है, वो अनएजुकेटेड है, तो वो क्या काम करेगा? तो वो या तो सब्जियां बेचेगा या तो ऑटो रिक्शा चलाएगा। ये भी कोई गलत बात नहीं है, बट आपको एजुकेटेड इंसान बनना है। तो वो उसको अलग अलग न्यू एस्पिरेशंस और उसकी लाइफ में डेवलपमेंट करेगा। नॉट ओनली फॉर शकल, लेकिन जो उसकी एजुकेशन है वो सिर्फ उसके लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि वो सोसाइटी एज होल के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि हमने वीडियो 1 में देखा था कि जब भी आप एक महीने का अगर आप 50,000 रुपया भी कमा रहे हो ना, तो वो आप सिर्फ अकेला इंसान नहीं कमा रहा है, वो सोसाइटी एज होल कमा रही है। क्योंकि वो जब कंट्री की टोटल इनकम निकलती है ना, उसमें आपके जो पैसे हैं वो भी ऐड होते हैं। टोटल इनकम मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जब एक कंट्री में जितने भी लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल 100 का ही मैं बात करती हूँ फिर से, ये एक कंट्री है जहाँ पे 100 लोग हैं और 100 लोगों में से जब एक साल हो जाएगा ख़त्म, तो ये देखेंगे कि 100 लोगों में से एक्चुअली काम कितने लोग कर रहे हैं, क्योंकि 100 लोग सारे के सारे बड़े तो होंगे नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी तो होंगे ना कोई। इनको पता लगता है कि 100 में से 50 जो हैं वो नौकरी करते हैं और इन 50 कितने पैसे कमाते हैं, तो वो टोटल कंट्री की इनकम में ऐड हो जाता है। इट इन्हांस द
नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट। जैसे ही मैंने आपको अभी बताया कि वो क्या करता है, बढ़ा देता है हमारी कल्चर की रिचनेस को। नेशनल इनकम को, जैसे हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा कि जापान के जो लोग हैं वो, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट अपने ह्यूमंस पे करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, इसलिए जो उनकी कंट्री है वो रिच कंट्री भी है और डेवलप्ड कंट्री भी है। तो यही एक प्रोविज़न बनाया है कि यूनिवर्सल असेस, कि जो एजुकेशन है और ये जो हेल्थ है ना, ये किसी एक इंसान को या फिर पर्टिकुलर किसी एक कास्ट के या रिलीजन के या कल्चर के इंसान को नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इस पे यूनिवर्सल असेस है। फॉर एग्जांपल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, उस पर कहीं तुम्हारा या मेरा ही हक नहीं है सिर्फ, उस पर हमारी पूरी कंट्री का ही, लोगों का ही हक है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किसके हक है, हमारी कंट्री के लोगों के सबके हक हैं एज होल, किसी एक का या किसी एक रिच इंसान का या किसी गरीब इंसान का नहीं है। वैसे ही जो एजुकेशन है और जो हेल्थ है ये किसी एक इंसान का हक नहीं है, ये सबका है। इसीलिए फॉर एग्जांपल अभी गर्ल्स जो थी पहले पहले उनको नहीं पढ़ाया जाता था, जो कि हमने पहले भी देखा था वीडियो 1 में कि जो वुमेन्स हैं उनको अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता था। लोगों का माइंडसेट इस तरीके से था कि जो वुमेन्स है वो सिर्फ और सिर्फ घर का ही कामकाज करेंगी, वो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती। बट आजकल के ज़माने में गर्ल्स के लिए भी जो है वो स्कूल बनाए जा रहे हैं ताकि उनको भी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड हो। तो वहीं यहाँ पे भी बताया है दैट देयर इज़ ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। Vocational streams has been developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skills। और जो वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं ये क्या कर रहे हैं, लोगों में नॉलेज और स्किल्स को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कि अगर किसी एक इंसान के पास पेंटिंग का टैलेंट है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, तो उसी पेंटिंग में ही उस बच्चे का, पर्टिकुलर बच्चे को हमें आगे लेके जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी आपके ही इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, एसएसटी है, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मेरा हिंदी जो है वो मेरा बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है, बट मुझे हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री पे है तो मैं यही कहूँगी कि आप हिंदी को इतना भी अच्छे से प्रिपेयर ना करें कि आप हिस्ट्री को ना कर सकें। आप हिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, बट हिंदी को इतना ना करें कि वो आपकी फेल ही हो जाए। तो इसीलिए जहाँ आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ करिए, क्योंकि हर एक इंसान का सारी फील्ड्स में अच्छा नहीं हो सकता। कोई स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा तो कोई पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। सो द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज। जो प्लान था विच मीन्स कि जब एक साल में कि कितनी एजुकेशन पे जो खर्चा हो रहा है वो अभी इंक्रीज होता जा रहा है। क्योंकि जो फर्स्ट प्लान था, अब आपको नहीं पता होगा, आप छोटे, जब आप बड़े हो जाओगे ना, अगर आप रखते हो अपनी हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस आगे जाके 11th-12th में, देन यू केम टू नो अबाउट दीज प्लान्स। तो पहले जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई, जब हमें इंडिपेंडेंट मिली थी, तो 5-5 साल के ना प्लान बनाए जाते थे कि 5 साल जो है उसमें हम एग्रीकल्चर पे सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे करके। तो अभी ये जो फर्स्ट प्लान था उसमें ₹151 करोड़ जो थे वो हमारे फर्स्ट प्लान में एजुकेशन पे डलते थे। बट अभी 11th प्लान में आके, फर्स्ट प्लान में इतना, बट 11th प्लान में आके जो है वहाँ पे कितने ज़्यादा करोड़, 3766.90 करोड़ जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, हमें भूलना नहीं कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारी कंट्री में काफ़ी कम लोग थे, ओनली 10-15% जो है हमारी कंट्री में तब लोग थे जो कि लिटरेट थे, जो कि पढ़े लिखे थे। तो ऑब्वियसली एजुकेशन, तब इतने ज़्यादा लोग अवेयर भी नहीं थे, तो एजुकेशन लोगों को लगता था कि भाई ये क्या फालतू काम है, हम इससे अच्छा है तो कोई घर का काम कर ले या फिर कहीं बाहर जाके काम कर ले ताकि हमें 2 पैसे तो मिले। बट अब ऐसा नहीं है, अब सब लोग जो है वो एजुकेशन पे काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं, इवन द पेरेंट्स ऑल्सो। तो इसीलिए ये जो इंक्रीज़ हो गया है पैसा। सो द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो GDP वो भी 0.64% से, जो कि 1951 में थी, वो अभी 3% हो गई है, जो कि 2015-2016 में, एंड हैज़ रिमेन स्टैगनेंट अराउंड 3%, विच मीन्स ये पास्ट कुछ सालों से सिर्फ 3% तक ही रुकी हुई है। सो द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट। अब जो बजट की जो सारा बजट हमारी गवर्नमेंट में, जो सारा बजट वगैरह पैसा वगैरह देखते हैं ना, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ कही है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तो वो कह रहे हैं द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज़ डिक्लाइन। कि जो
परसेंटेज जो एक्सपेंडिचर था, जो कि मतलब हमारे पैसा जो है वो लग रहा है एजुकेशन में, वो थोड़ा सा जो उसका परसेंटेज है वो डिक्लाइन जा रहा है, क्योंकि 2017-18 में 2.7% था। तो हमने देखा पहले कि 2015-16 में तो ये 3% है, तो अभी 2017-18 में ये 2.7% हो गया, विच मीन्स ये इतना परसेंट कम हो गया। और तो यही वो कह रहे हैं कि अभी 2017-18 में ये जो है परसेंटेज है ये डिक्लाइन हो रहा है। सो द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010 एंड 11। तो ये हमें 2010 और 11 की बात बता रहे हैं कि पहले 1951 में सिर्फ 80% ऑफ लोग जो हैं वो पढ़े लिखे थे, बट अभी 2010-11 की बात कर रहे हैं, तो अभी 2021 आ गया है, तो देख लीजिए 74% हो गया है, इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। सो लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, ये सिर्फ राइट ही नहीं है, ये नीड है। लाइक वाटर, आप पानी पीते हैं ना, जैसे आप खाना खाते हैं, वैसे ही ये जो एजुकेशन है ये आपका कोई हक नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। अगर आपको फ्यूचर में कोई अच्छी जॉब चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँ, तो आपको एजुकेशन लेनी ही लेनी चाहिए। It is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly। तो ये हमारी ज़रूरत है कब, जब जो सिटीजन्स है वो भी इसको अपनाते हैं कि ठीक है, हाँ ये हमारा राइट है, हमें एजुकेशन जो है वो लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ हमारा हक नहीं है, ये हमारी ज़रूरत भी है। आज कोई बंदा पुअर है, ठीक है, पॉवर्टी भी हमारी कंट्री में है, कोई पुअर है बंदा, उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल जो है वो ओपन कर लिए हैं फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, कि जो लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो वहाँ पे वो फ्री आके अपने बच्चों को इस स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं। बट आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते हो, इवन कि वहाँ पे एक टाइम का खाना भी मिलता है। मिड डे मील जो हमने पढ़ी थी ना स्कीम, आपने अपनी 7th-8th क्लासेस में पढ़ी होंगी, तो वहाँ पे तब भी लोग जो है वो नहीं बेचते हैं। तो जब तक लोगों को ही खुद में नहीं लगेगा कि ये सिर्फ हमारा हक नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आज आप पुअर हो तो नो वन नोज़ कि अगर आप स्कूल अपने बच्चे को बेचते हो तो कल ही आप बहुत ज़्यादा रिच भी हो सकते हो। तो अगर आप इस पुअर के गोले से बाहर ही नहीं निकलोगे तो आपकी लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकेगी। तो इसीलिए ये सिर्फ हमारा हक नहीं है, ये ज़रूरत है हमारी, जिसे हमें इंजॉय करना चाहिए। हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इज नोटेड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। पर अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंस जो है वो नोटिस हुआ है कि जो मेल की लिटरेसी रेट था वो 16.6% था, ठीक है। इट इज़ एंड इट इज़ मेल इज़ नियर बाय 16 हायर देन फीमेल्स। जो फीमेल्स मेल्स का था वो 16.6% था, जो कि फीमेल से काफ़ी ज़्यादा था। एंड इट इज़ वॉज 6.1 हायर इन अर्बन एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़। और 16.1% कहाँ पे था, अर्बन एरियाज़ में था, रूरल एरियाज़ में नहीं था। विच मीन्स अगर हम देखें तो रूरल एरियाज़ में सिर्फ इतना ही परसेंट जो लोग थे वो एजुकेशन ले रहे थे या एजुकेटेड थे। तो लिटरेसी रेट जो है वो वेरी करता है 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कंट्री में 16.6% जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, यही नहीं है कि एक ही एरिया में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं पढ़ रहे हैं, या फिर कंट्री में इक्वली सब एरियाज़ में जो है वो इक्वली लोग जो हैं वो एजुकेटेड है, नहीं, बल्कि 94% अगर केरला की पॉपुलेशन, अगर ये केरला की पॉपुलेशन 1000 है तो 94% इनमें से लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं। अगर वहीं हम बात करते हैं कि बिहार की पॉपुलेशन भी अगर 1000 है तो सिर्फ और सिर्फ 62% ही वहाँ के लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं। तो ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। सो द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 18.41 लाख इन 2015 एंड 16। तो प्राइमरी स्कूल सिस्टम पे कितना उन्होंने खर्च किया है, 8.41 लाख। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates। तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है, क्योंकि ये जो पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग थी और ये जो ड्रॉप आउट करते थे लोग, जो ड्रॉप कर देते हैं कि बस 8th तक पढ़ते हैं उसके बाद ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो कम हो गई हैं, इसीलिए इसका एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया है। एंड सर्व शिक्षा अभियान इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 16 and 14 ईयर बाय 2010। जो सर्व शिक्षा अभियान है ये एक ऐसा स्टेप था जिसमें 16 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया था कि उनको एजुकेशन जो है वो मिलनी ही मिलनी चाहिए इन 2010 में। इट इज़ अ टाइम बॉन्ड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक ऐसा इनिशिएटिव स्टेप था
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन अ पार्टनरशिप विद द स्टेट, जो कि उसने स्टेट के साथ पार्टनरशिप करके किया था, एंड द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी ऑफ फॉर अचीविंग द गोल फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड अलॉन्ग विद इट Bridge course and back to school camps has been initiated to increase the enrollment in elementary education. तो ये जो स्टेप था स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके ये जो लिया था, ये सिर्फ इन्होंने स्कूल्स बनवाए ही नहीं थे बल्कि उसमें बेटर एजुकेशन भी दी थी और लोगों के लिए कैंप्स जो थे वो भी लगाना किए थे। और मिड डे मील स्कीम जो है वो तो चलती ही आ रही है, आपको वैसे ही पता ही है। उसने भी जो मिड डे मील जो आई उसमें क्या हुआ, दो फायदे हो गए। बच्चे एक तो पढ़ने भी आ रहे थे स्कूल में और टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो रही थी, और दूसरा कि उनकी जो हेल्थ थी वो भी अब अच्छी रहने लग गई थी बच्चों की। सो ये जो न्यूट्रिशनल स्टेटस था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव आया था। सो दिस पॉलिसी कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो स्कूल बनाना, फिर वहाँ पे बेटर एजुकेशन देना, पढ़े लिखे टीचर्स मंगवाना, फिर मिड डे मील का जो स्कीम है, ये सब चीज़ें जो हैं ये मिलकर क्या करती हैं, हमारी पॉपुलेशन जो है इंडिया की उसको लिटरेट बनाती हैं। और जो 12th प्लान था, हमने भी 11th प्लान के बारे में देखा था ऊपर। अब ये जो 12th प्लान है ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि ये जो कंट्री की ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाए, किसमें, एजुकेशन में, जो कि 18 से 23 साल के बच्चे, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों तक तो ठीक है, अब ये कोशिश कर रहा है कि ये अब इन ग्रुप के बच्चों में भी एजुकेशन जो है वो अच्छी करे, जो कि 20 ईयर्स टू 25, जो कि पहले था 25.2% बाई 2017 एंड 18, अब वो टारगेट है कि वो 30% जो है वो 21 और 22 में हो जाए, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद द वर्ल्ड एवरेज। And the strategy focus on increasing access quality, adopting state specific modification, vocationalization and networking on the use of information technology। तो ये इनमें अब इन्होंने तो अपनी 12th जो है वो पास कर ली होगी, तो अब इनमें किस तरीके से ये जो है और अच्छे तरीके से इनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और स्कीम्स निकालने के बाद कि अच्छी जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड करके, अब स्टेट स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन करके, या फिर इनको कोई ऐसी नेटवर्किंग प्रोवाइड करके जिससे ये टेक्नोलॉजी का काम कुछ जो है वो सीख सकते हैं, कोर्सेज प्रोवाइड करके मेनली। सो द प्लान ऑल्सो फोकस इज ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, नॉन फॉर्मल, फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो जो प्लान है ये इन चीज़ों पे भी फोकस करता है। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। और काफ़ी सालों से अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ स्कूल्स में ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस, अब यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जो है ये 6 साल के बच्चे के लिए तो नहीं होगा, ऑब्वियसली ये होगा कोई 20-21 साल के बच्चों के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी ग्रो करी हैं, ये इन्होंने भी अपना जो एरिया है उसको लार्ज करा है। सो लेट अस रीड द टेबल, जो कि टेबल दी है हम उसको देखते हैं अभी। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं ईयर बताए गए हैं कि 1950, 19 यहाँ से लेके नंबर ऑफ कॉलेजेस 1950-51 में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 750 कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज सिर्फ 30 थी। अब स्टूडेंट और टीचर देख लो कि कितने कितने थे। बट अगर हम 2018-19 की बात करते हैं तो अब ये तो ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अब यूनिवर्सिटीज़ 9-11 हो गई हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 17-18 की चलो हम बात कर लेते हैं। तो अब 715 से कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा जो नंबर है वो बढ़ गया है। तो इस टेबल में हमें ये पता लगता है कि भाई जो एजुकेशन है वो ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स को मोर एजुकेटेड बना रही हैं बल्कि और अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके लिए निकाल रही हैं। तो ये एक और टेबल है जो हमने पहले छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमें बताया लिटरेसी रेट इन इंडिया में। तो इंडिया की अगर हम बात करें, ये जो ब्लू वाला है ये है कि टोटल मिला के मेल की अगर हम बात करते हैं तो 1951 में मेल जो थे अराउंड 38% थे, 1961 में मेल हो गए 40%, 1971 में हो गए 47%, 1981 में हो गए अराउंड 58 मान लो आप, 1991 में हो गए ये 73 मान लेते हैं हम, 2021 में 2001 में हो गए ये मान लेते हैं हम 85 मान लो, और 2011 में ये हो गया 82। अब ये मेल की थी, ये रेड वाला जो है ये मेल का। अब अगर फीमेल्स की बात करते हो तो फीमेल्स का सबसे पहले ये 9% था, फिर हुआ इनका 17%, ऐसे 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 अब भी इनका 2011 में कितना था, ये था अराउंड, ये ना कहा ये था अराउंड 60
हाँ 62 to 3%। अगर दोनों को मिलाते हैं तो टोटल हमारा बनता है ये अराउंड 73%। तो आप देख सकते हैं कि पहले कितना कम था और नाउ ये इंक्रीजिंग में ही जा रहा है। डिक्रीज तो फिलहाल भगवान की कृपा से कोई नहीं हुआ अभी तक। तो ये जो सारी बात थी ये हमने किया हेल्थ के बारे में, सॉरी एजुकेशन के बारे में। अभी हम देखते हैं हेल्थ, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो भाई स्कूल कैसे जाओगे, पढ़ोगे कैसे। तो अब फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट डू यू थिंक, सॉरी अच्छा, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और पोटेंशियल। ऑब्वियसली अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो मुझे पता लगे, अगर मेरी हेल्थ अच्छी है, मेनली मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मेरी हेल्थ अच्छी है तो मुझे ये पता लगेगा कि मेरे में क्या एबिलिटीज़ हैं, मेरे में कितना पोटेंशियल है, क्या मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, मेरे से बेड से उठा नहीं जा रहा, नीचे नहीं उतरा जा रहा, हिला नहीं जा रहा, इतनी मेरी हालत ख़राब है, तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में या फिर एजुकेशन के बारे में किस तरीके से सोच सकती हूँ, जबकि मुझे इतना ही कंफर्म नहीं होगा कि मैं जी पाऊँगी भी या नहीं। और अगर उसमें एबिलिटी ही नहीं होगी, कि इतना ज़ोर ही नहीं होगा कि मैं अपनी जो मेरे को बीमारी लगी है मैं उससे लड़ पाऊँ, तो मैं एजुकेशन के बारे में तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं सोचूंगी अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो इसीलिए ही और शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमम हिज और हर आउटपुट टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए जितनी भी गवर्नमेंट ने चाहे लाखों इंस्टीट्यूट बनाए हों, मेरे हिसाब से अगर बीमार हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उन इंस्टीट्यूट से। मुझे तो सबसे पहले मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है ना, मोर देन एजुकेशन टू। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एक मोरल चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने एक दिन में काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है तो अपने आप पे प्रेशर मत डालो। अगर आप एक दिन में हर एक सब्जेक्ट के 2-2 क्वेश्चंस भी लर्न करते हो तो ये भी काफ़ी अच्छा ही है, अगर सारे सब्जेक्ट आप लेके चलते हो। अदरवाइज़ जिस तरीके से आप पढ़ते हो उस तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से, बट अपने आप में बर्डन नहीं होने देना। अगर आप बीमार हो जाओगे तो जितना कम आप पढ़ रहे हो उतना भी नहीं पढ़ पाओगे। सो इन नीड हेल्थ इज़ एन डिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजेशन वंस वेलबींग। तो हेल्थ अच्छी होना इट मीन्स ये होता है कि मुझे अपने बारे में और ज़्यादा अच्छे से पता होना कि अगर मेरे को हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है तो क्या कारण है कि मुझे हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री में 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो मेरे फेवरेट नहीं हैं, तो मैं उन दोनों चैप्टर पे फोकस ही नहीं करूँगी। अगर मैं बीमार हूँ, मुझे ये ही नहीं पता लग रहा, पढ़ ही नहीं पा रही, पता ही नहीं लग रहा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा, तो किस तरीके से चलेगा। सो इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बिन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। तो एजुकेशन से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कंट्री की क्या होती है, या फिर कंट्री की इन द सेंस की गवर्नमेंट की क्या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कि हेल्थ स्टेटस जो है उसकी पॉपुलेशन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे। आर नेशनल पॉलिसीज टू एम टू इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद अ स्पेशल फोकस एंड ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो हमारी नेशनल पॉलिसीज़ हैं ये भी सबसे ज़्यादा फोकस करती है हमारी हेल्थ पे, उन लोगों पे जो कि पुअर है और उनको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है, उन लोगों पे ये ज़्यादा फोकस करती है कि भाई उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहे। सो ओवर द लास्ट 5 decades इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो डेवलप द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर्स। बट टच वुड अभी जो इंडिया कुछ डिकेड से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसने बिल्ड कर दिया है कि इन तीनों सेक्टर्स में, इवन इन द प्राइवेट सेक्टर टू, उसमें भी डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ही हो रही है। एंड देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज़। कुछ ऐसी भी, अच्छा उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ फिर ही आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे एससी मतलब सब सेंटर, पीएचसी मतलब कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो अब आप देख सकते हैं 2013 में क्या था कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे या फिर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे वो कितने थे 2013 में, और जो हॉस्पिटल हैं डिस्पेंसरीज हैं वो कितनी ज़्यादा थी, बेड्स गवर्नमेंट बेड्स कितने ज़्यादा थे, मेडिसिन जो हैं वो कितनी ज़्यादा थी, नर्सिंग जो है वो कितना ज़्यादा था, नर्सिंग पर्सनल। तो यहाँ पे ये 2013 की बात की जा रही है, बट अगर हम देखते हैं बात 2017 की तो ये इनमें कुछ ना कुछ इंक्रीज़ जो है वो नंबर में आया ही आया है। बट ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ पे ना ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, ना ही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, ना ही कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ना कि बेड हैं। तो ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे इवन ये भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। सो देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन कंट्री, 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं कंट्री में, और 301 डेंटल कॉलेजेस हैं। सो जस्ट फॉर स्टेट अगर हम बात करते हैं
सिर्फ 4 स्टेट्स में ही हैं, किन में? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस, और इनमें से भी 81 इन मेडिकल कॉलेज एंड 301 इन डेंटल कॉलेज। तो इनमें से भी ये किन में है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस इन दीज 4 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, जिसको हम AP भी कह सकते हैं ऑब्वियसली, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो अभी जो हमने टॉपिक करना है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपका लास्ट टॉपिक है, छोटा, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा या फिर बोरिंग है। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो पक्की बात है। अब सकल की जो मदर थी शीला, जो कि हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लेना जाके, क्योंकि उसमें हमने सकल की और विलास की जो है वो स्टोरी कंप्लीट कर ली हुई है, देख लिया हुआ है कि हमने क्या हुआ था उनमें। तो जो शीला थी वो सिर्फ और सिर्फ घर का काम काज करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी और अपने हस्बैंड को थोड़ा बहुत हाथ बताती थी। और सकल जो है वो अपने ब्रदर जीतू और सिस्टर जो थी उसकी सीतू, उसकी देखभाल करता था और घूमता था और खेलता था। सो कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? इफ़ नॉट वाई? क्या आप शीला को, जीतू को और सीतू को एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड कहोगे तो क्यों? या फिर नहीं कहोगे तो क्यों? क्योंकि सकल जो था वो तो भाई जॉब तो करता था, लेकिन जीतू और सीतू और जो उसकी शीला मदर थी वो जॉब नहीं करती थी। तो क्या आप इन तीनों को अनएम्प्लॉयड कहोगे? सो अनएम्प्लॉयड इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल who are willing to work at the going wages cannot find job। तो अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिकली क्या मतलब होता है? अंडरलाइन दीज 3 लाइन्स। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर आप में कैपेसिटी है काम करने की, बट आपके पास कोई जॉब नहीं है। फॉर एग्जांपल कि जो शीला है उसकी मदर, उसके पास कैपेसिटी है, क्योंकि अगर वो घर का काम कर सकती है तो ऑब्वियसली वो कहीं बाहर जाके भी काम कर ही सकती है। और जो उसके भाई बहन है वो उनमें भी ऑब्वियसली पोटेंशियल है कि वो कहीं बाहर जाके काम कर सकते हैं किसी फील्ड में, या फिर जॉब मेनली ले सकते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ खेलना और आगे पीछे घूमना ही प्रेफर करते हैं। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। जब किसी भी इंसान में जब काम करने की क्षमता होती है लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं होती, उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड, जो सिर्फ आगे पीछे घूमता रहता है लेकिन कोई कामकाज नहीं करता। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इन वर्किंग आउटसाइड विदाउट हिज डोमेस्टिक डोमेन। तो जो शीला थी वो अपने घर के बाहर काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। अगर वो काम करना प्रेफर भी करती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या, घर का कामकाज ही करना पसंद करती थी। और जीतू और सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। और जीतू और सीतू जो है वो इतने ज़्यादा छोटे थे कि वो काम कहीं बाहर जाके नहीं कर सकते थे, बिकॉज इतने छोटे बच्चे को भी काम नहीं करवाना चाहिए बाहर, क्योंकि ये भी एक क्राइम ही है। नीदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट, और ना ही जीतू, सीतू और शीला जो है वो अनएम्प्लॉयड को हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। सो वर्कफोर्स पॉपुलेशन जो है इंक्लूड करती है 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। सकल ब्रदर सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो ये जो काम करने की वर्कफोर्स पॉपुलेशन है, काम अगर आपको करना है बाहर जाके, तो वो आप 15 साल की एज, अगर आप 15 साल की एज के ऊपर हो और 59 साल की एज के बीच में हो, तो इनके बीच में ही अगर आपकी एज फॉल करती है, देन ओनली यू कैन गो आउट फ्रॉम योर हाउस एंड डू एनी वर्क। बट अगर आपकी एज 14 साल है या फिर 12 साल है और अगर आप काम नहीं करते हो, तो यू विल नॉट कंसीडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। जैसे कि उसके ब्रदर और सिस्टर 15 साल के से कम होंगे ना, 12 या 13 साल के होंगे, तो इसीलिए वो अनएम्प्लॉयड हम नहीं कह सकते। एंड सकल की मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली, और वो घर के लिए तो काम करती है ना, तो इसीलिए उसको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं करेंगे, बिकॉज शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड। वो घर के बाहर काम करना ही नहीं चाहती है, घर का काम करती है वो बस। सो शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स, ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी, सकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, सिर्फ ये इमेजिन ही करना ना हमने, क्या सकल कोई रियल में ऐसा थोड़ी होगा। तो सकल के ग्रैंड पेरेंट्स कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हम उनको, क्योंकि वो भी 59 की एज से ज़्यादा ही होंगे, 67 के होंगे या फिर 72 के होंगे। इनकी भी अगर 59 की एज से ज़्यादा होंगे तो वो भी काम नहीं कर सकते बाहर जाके। तो इन केस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, वी हैर अनएम्प्लॉयड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। हमारे रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। हाउएवर नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट रूरल एंड अर्बन एरियाज़, बट जो अर्बन एरियाज़ के अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो अलग हैं, रूरल एरियाज़ के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो अलग हैं, क्योंकि इन केस ऑफ रूरल एरियाज़ देयर इज़ अ सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे सीजनल होती है कि कभी कभी अगर कोई खेती बाड़ी का काम करता है ना, तो जिस जो सीज़न होता है, अगर यहाँ पे अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के सीज़न में अगर वो कोई क्रॉप जो है वो ग्रो करते होंगे, तो सर्दियों के सीज़न में उन्होंने क्रॉप ग्रो कर करके सारा उनका पैसा पूसा जो है वो कर लिया, और गर्मियों में वो कोई भी काम नहीं करेंगे, तो ये हो गया सीजनल। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड होते हैं, कि ना ही वो कहीं बाहर कामकाज करते हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बट फिर भी घर पे बैठे हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर, यहाँ पे देखिए, पीपल डिपेंडेड अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया कि वो सर्दियों के जब महीने होते हैं उनमें वो काम कर लेते हैं जितना उन्हें करना होता है, लेकिन गर्मियों में उनको कोई क्रॉप ग्रो नहीं करनी होती, उनको अपनी सॉइल को रेस्ट करवानी होती है, अपनी जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी फिर से वापस लानी होती है, तो वो फिर गर्मियों में कोई काम नहीं करते। तो ऐसे हो गए सीजनल अनएम्प्लॉयड, जो कि काम जिनको कुछ महीने तक काम नहीं मिलता है। ऐसे पूरे साल 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में वो 6 महीने काम करते हैं, बाकी 6 महीने उन्हें काम ही नहीं मिलता है, तो वो हो गए सीजनल अनएम्प्लॉयड। ऐसा सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में होता है। तो देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग वेस्टिंग थ्रेशिंग इज डन। तो ये कुछ ऐसे सीजन्स होते हैं जहाँ पे बीजों को बोया जाता है, फिर फसल को काटा जाता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उस सीज़न में होती हैं। तो बाकी के जो सीजन या फिर मंथ्स होते हैं उनमें वो कोई भी काम नहीं करते हैं। तो इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल अपेयर टू बी एम्प्लॉयड, दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट्स वेयर दे फाइंड वर्क। सो दिस यूजुअली हैपन अमंग फैमिली मेम्बर्स अंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। सो ये वाले जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसमें क्या होता है कि वो एम्प्लॉयड अपेयर होते हैं बट वो अनएम्प्लॉयड ही होते हैं। एक कहा जाए तो अगर इस फैमिली में 3 बंदे हैं तो उनकी खुद की ही इतनी ज़्यादा ज़मीन है कि वो तीनों जो हैं वो इसी काम में एंगेज रहते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो कुछ काम काज करें तो ये एम्प्लॉयड होंगे, बट वो कर रहे तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही है ना, तो इसीलिए उनको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड जो है वो कहा जाएगा। सो द वर्क रिक्वायर्ड द सर्विस ऑफ 5 पीपल, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको बताया है कि ये 3 जो लोग हैं इस घर में हैं, तो अगर इनकी इतनी सी भी ज़मीन होती है तो इनमें 2 लोग जो हैं या फिर एक इंसान जो है वो अगर काम करे तो अच्छे तरीके से हो सकता है, भाई गुजारा हो सकता है अच्छे तरीके से। अगर इनकी ज़्यादा ज़मीन है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, तो मेनली 2 इंसान जो है वो अगर करते हैं थोड़ा थोड़ा काम भी तो हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ 2 लोगों की ज़रूरत होगी वहाँ 10 लोग मिलकर जो है वो काम कर रहे होंगे, विच मीन्स 2 लोगों की तो ज़रूरत है ही है। जो 2 लोग हैं वो तो अपना फुल पोटेंशियल उसमें लगा ही रहे हैं, लेकिन जो 8 लोग हैं वो अपना पोटेंशियल जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, अगर कहीं पे भी 8 लोग लगे हैं, 3 लोग एक्स्ट्रा हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लोग लगे हैं, 2 लोगों की ज़रूरत है, भाई 8 लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा आए हुए हैं। So there are 3 people also work in the same plot as others. So the contribution made by the 3 extra people do not add in the contribution made by the 5 people. क्योंकि अगर 2 इंसान जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, अपना पूरा पोटेंशियल भी अगर वो लगा दें ना, पूरी जान भी लगा दें, फिर भी वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, तो लेकिन फिर भी वहाँ पे 10-15 लोग लगे हुए हैं, तो जो 2-3 लोग हैं उनका ही जो पोटेंशियल है वो कंट्रीब्यूट होता है, बाकियों का नहीं होता है। सो इफ़ 3 पीपल आर रिमूव्ड, अगर 3 पीपल को रिमूव कर दिया जाए तो कोई भी जो है वो कह सकते हैं कि कोई भी, क्या पता अगर हम इन्हें निकाल दें तो हमारा काम ना हो, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, काम फिर भी अच्छे से होगा ही होगा। सो फील्ड रिक्वायर्ड सर्विस ऑफ 5 पीपल ओनली, सो देयर आर 3 पीपल एक्स्ट्रा एंगेज्ड इन दैट फील्ड। सो इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड जो होते हैं ये कॉमन हो गया आजकल कि लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं बट उनको काम ही नहीं मिलता कहीं। सो मैनी यूथ विद माल न्यूट्रिशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब्स, मैट्रिकुलेशन। कुछ लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले ली है, बट उनको कहीं जॉब ही नहीं मिल रही, इसलिए वो आइडली घर पे बैठे हुए हैं, विच मीन्स बिना किसी जॉब के घर में बैठे हुए हैं। सो स्टडी शोज दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन हैव इंक्रीज। तो इसका मतलब ये कि पढ़ने के बावजूद भी, जो इतनी डिग्रियाँ लेने के बावजूद भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो फिर भी आप अनएम्प्लॉयड ही कंसीडर होते हो। सो पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस अ सरप्लस फॉर मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर्स इन अदर। सो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन्स ऑन वन हैंड, विल देयर इज अ डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ।
इसका मतलब होता है कि जो कि उस बंदे में पोटेंशियल था, जो उसमें मैन पावर थी, वो सारी की सारी जो है वो वेस्ट जा रही थी, जो कि कहीं पे जाके यूज़ हो सकती थी। तो इसीलिए जो मैन पावर है, मैन पावर जो रिसोर्स है वो वेस्ट हो रहा है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लाइबिलिटी, कि जो लोग एसेट थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे फॉर द कंट्री, जो कि हमें मुनाफा दे पाते थे, वो अब एज अ बोझ सीम्स होने लगे हैं। सो देर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिसअपियरिंग अमंग द यूथ। तो ये जब चीज़ें होती हैं कि उनमें पोटेंशियल है, वो चाहते हैं कि वो कहीं काम करें, बट कम अपॉर्चुनिटीज़ होने की वजह से उनको कहीं काम नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए तो ये एक उनको डीमोटिवेट करने वाली बात होती है। सो पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट द फैमिली। तो उनके पास या फिर इतनी मनी नहीं होती कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही वो कहीं उनको जॉब मिल रही है। सो अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। सो जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये इकोनॉमिक का ओवरलोड जो है वो बढ़ा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंट्री में सिर्फ और सिर्फ 50 लोग आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। 50 लोग सिर्फ कमाने वाले हैं और 50 लोग जो है वो सिर्फ 50,000 रुपया है वही कमा सकते हैं एक महीने या फिर एक साल का। लेकिन जो खाने वाले लोग हैं वो कितने हैं? खाने वाले लोग जो हैं वो 100 लोग हैं। खाने वाले लोग जो हैं वो कितने? 100 लोग हैं। तो उनका अगर मिला के कहें तो 1 लाख रुपए का जो खर्चा है वो सारा उनको, अगर 1 लाख रुपया पैसे हो तो इन सब की भी अलॉन्ग विद देम पूरी नीड्स और एस्पिरेशंस फुलफिल की जाएँ। तो इसीलिए वो बोझ बन गए हैं कि भाई 50 लोग कमाने वाले हैं लेकिन 100 लोग खाने वाले हैं। तो ये भी हमारी इकोनॉमी पे ओवरलोड हो जाता है। सो द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो रही है, जो सोसाइटी है वो अफेक्टेड हो रही है। व्हेन अ फैमिली हैज़ अ लाइफ ऑन अ बेयर substantial level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. Hence unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy। जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसमें सिर्फ एक बंदे को या फिर सोसाइटी को नहीं, बल्कि पूरी जो हमारी वर्ल्ड की इकॉनमी है, जो कंट्री की इकॉनमी है, उस पर भी अफेक्ट करती है, उस पर भी इम्पैक्ट जो है वो डालती है। अगर आपको क्या लगता है कि अगर एक साल में देखा जाता अगर किसी कंट्री में कि कितने लोग जो हैं वो लिटरेट हैं या फिर एम्प्लॉयड हैं, तो क्या ये नहीं देखा जाता होगा कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं? ये भी देखा ही जाता है। सो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर टू अ डिप्रेस्ड इकॉनमी। सो अगर वो देखते हैं कि इस साल में इतने लोग अनएम्प्लॉयड थे, एक साल में 10,000 लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, बट दूसरे ही साल 20,000 हो गए, तो ये हमारी जो इकोनॉमी है ना उसको डिप्रेस करता है। तो ये रिसोर्सेज का वेस्टेज है विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड। सो इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स देन नेचुरली अपेयर्ड एज अ लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी। तो अगर लोग जो हैं वही यूज़ नहीं होंगे कंट्री के लिए, क्योंकि लोगों ने ही रहना है, लोगों से ही कंट्री है, तो अगर लोग ही अच्छे खासे काम नहीं करते होंगे तो ये तो ऑब्वियसली एक बोझ ही बन जाएगा कंट्री पे। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया के केस में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका रेट कम है, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड विच मीन्स कि कुछ ना कुछ वो काम करते ही करते हैं। बेशक उनको उस नौकरी से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते होंगे कि वो अपनी फैमिली को फुलफ़िल कर सके उसकी नीड्स और एस्पिरेशन, बट वो कोई ना कोई काम करते हैं, तो वो एम्प्लॉयड जो है वो क्या हो जाते हैं, एज एम्प्लॉयड जो है वो काउंट हो जाते हैं। लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो उनके ऊपर ऐसे है जैसे कि उनको कोई दबाव हो कि आपको ये काम करना ही करना है। वो चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई काम जो है वो चुने, बट गरीबी होने की वजह से वो नहीं चुन सकते और ना ही वो घर पे आइडली बैठ सकते हैं। तो इसीलिए वो मतलब फोकस करते हैं कि वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम जो है वो कर ही लें। बच्चा ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स थे, और अगर मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ इन टॉपिक्स को तो दूसरी वीडियो में जो फ्लो बना हुआ है ना वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसी वीडियो में सारा ये कवर करवाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। सो मोर ओवरली जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, सॉरी जो एम्प्लॉयमेंट होती है ना, वो खुद में ही एक जो है वो एक अच्छा फील करवाती है कि हाँ भाई खाली तो नहीं बट कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर्स में लोग जो है वो खुद में ही सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक फैमिली में अगर 10 लोग हैं, उनकी इतनी सी फील्ड है, तो 10 के 10 लोगों को बाहर नहीं काम मिल रहा, वो इसी फील्ड में है जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और 10 लोगों की हालांकि ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, बट फिर भी 10 के 10 लोग जो हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो बाकी जो शेयर है वो खुद में ही बांट लेते हैं। तो यही जो शेयरिंग है ये अनएम्प्लॉयमेंट को तो रूरल एरिया से कम करती है, बट पॉवर्टी को कम नहीं कर सकती। तो इसीलिए उनके लिए
इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपना घर को छोड़े और बाहर जाके जॉब अच्छे से करें। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स मेंशन अर्लियर। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर। जो एग्रीकल्चर है, अब 3 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की इफ़ वी टॉक अबाउट, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, एग्रीकल्चर है, तो क्रॉप्स वगैरह की होगा। तो ये अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे कि आपको भी पता है। लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग इंगेज होते थे वो भी अब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में। जो हम देखते थे कि पहले अगर 50% लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ही जुड़े हुए हैं, अब वहाँ से लोग जो हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में भी शिफ्ट हो रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर की इफ़ वी टॉक अबाउट, तो वहाँ पे स्मॉल स्केल ऑफ लेबर, जैसे कि किसी ने फैक्ट्री में जाके काम कर लिया ना, किसी ने फैक्ट्री में जाके काम कर लिया, या फिर किसी ने इंडस्ट्री में जाके काम कर लिया, या फिर शॉप पे कोई सर्विस वगैरह कर ली, तो या फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है। जैसे आपको पता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग। सो इन केस ऑफ टर्शरी सेक्टर्स जो है वो सर्विस करते हैं, किसी ने अपना ऑटो रिक्शा जो है वो खोल लिया है, टेम्पो कर रही है कि सामान वो लोड करके बेचते रहेंगे। तो ये आगे हमारी सेकेंडरी, टर्शरी की और प्राइमरी सेक्टर की। तो अब यहाँ पे स्टोरी दी हुई है, बस ये लास्ट स्टोरी है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म होने वाला है। सॉरी गाइज, ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है बट इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो इसलिए मैं इसको इसी वीडियो में कवर करना चाहती हूँ। तो इस स्टोरी में बेसिकली हमें पता लगता है, ये स्टोरी किसी एक विलेज की है, तो इसमें हमें पता लगता है कि एजुकेटेड होना कितना ज़्यादा अच्छा है, नॉट ओनली फॉर यू बट आपकी पूरी सोसाइटी के लिए एज होल, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ। तो इस विलेज में क्या होता था, सारी पुअर फैमिलीज जो है वही रहती थी, जो कि अपने समरी देती हूँ ना मैं आपको, इसकी इतना डिटेल में तो है नहीं, कुछ पेपर में तो आएगा नहीं, बट समझना ज़रूरी है कि फील्ड में अपने अपनी फील्ड में काम करते थे लोग सारे के सारे, और अपनी फैमिली के लिए ही मतलब अपने में शेयर कर लेते थे, मतलब अपनी जो नीड्स और एस्पिरेशंस है वो फुलफिल कर लेते थे अपने फील्ड में काम काज कर करके। और जो अब खुद के लिए कपड़े बनाते थे वो टेलरिंग खुद ही करते थे, अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा लेते थे घर में। तो एक बार एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को बाहर कॉलेज में भेजेगा। किस कॉलेज में? एग्रीकल्चर कॉलेज में वो अपने बच्चे को भेजेगा। तो उन्होंने अपने बच्चे की एडमिशन जो है वो एग्रीकल्चर कॉलेज में करवा दी, जो कि उनके पास में ही कॉलेज था। तो उसके बाद जो है वो एज एग्रो इंजीनियर जो है वो क्वालिफाई हो गया, और वो विलेज में जब वापस आया उसने काफ़ी जो चीज़ें हैं उसको डिज़ाइन किया, प्लो की जो इम्प्रूवमेंट है उसको अच्छी की, ताकि जो वीट की फसल है वो अच्छी उग सके। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा न्यू जॉब्स जो हैं वो भी की, विच मीन्स कि उन्होंने जो बनाते थे ना प्लो वगैरह वो सामने जाके बेचते भी थे, जिससे उन्हें मुनाफा होता था। तो उनको देख के एक बार सारी फैमिलीज़ ने एक मीटिंग रखी विलेज में, जहाँ पे उन्होंने अपनी पंचायत को कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी कुछ इस तरीके का काम करें जिस तरीके का इनका बच्चा कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनको मतलब रिक्वेस्ट किया, फोर्स तो नहीं किया बट उनको रिक्वेस्ट किया कि आप क्या हमारे यहाँ पे एक स्कूल बना सकते हो, सो दैट हमारे बच्चे भी यहाँ पे पढ़ें और बाहर जाके कहीं अच्छी ट्रेनिंग लेके हमारा भी जो घर का सर्कल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल सके। तो इसीलिए पंचायत ने गवर्नमेंट से बात करके वहाँ उस विलेज में एक स्कूल जो है वो भी खुलवा दिया। सब बच्चे जो है वो स्कूल जाने लगे, और किसी ने अपनी बच्ची को जो है वो एक टेलरिंग का कोर्स जो है ना वो करवाया। तो जब उन्होंने उसको अपनी बच्ची को टेलरिंग का कोर्स करवाया, इंजीनियर के साथ साथ टेलर भी आ गए उस विलेज में। तो जब उन्होंने अपनी बच्ची को टेलरिंग का कोर्स करवाया, तो अब बच्ची उनकी क्या करती थी, गांव में ना अच्छे अच्छे कपड़े जो है वो सिलती थी। तो जब वो अच्छे अच्छे कपड़े सिलती थी, ये फार्मर्स का टाइम जो है वो बचा देता था, जब फार्मर्स को बाहर मंडियों में जाके सामान खरीदना पड़ता था। अब उनकी विलेज में ही जो है वो सारा सामान मिल रहा है, कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, तो ये इनका टाइम भी बचाता है। तो यही एक पॉजिटिव इफेक्ट आया था विलेज वालों में, जो कि इंस्पायर कर दिया उनको कि उनको भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बिकॉज एजुकेशन, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, एजुकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एजुकेशन है तो आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है, विदाउट एजुकेशन यू कांट डू एनीथिंग। तो उसके बाद अब यही बताया कि किस तरीके से एक इंसान ने अपने बच्चे को पढ़ाया, तो उसकी जो लाइफ है बाकी बच्चों की लाइफ पे किस तरीके का इफेक्ट आया, बाकी बच्चों की लाइफ पे भी, बाकी उन्हें भी इंस्पायर होकर अपने बच्चों को बाहर जाके भेजना वो किए। तो इसी तरह से उनके अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती गई, कोई भी विदाउट जॉब जो था वो नहीं रह गया, कोई टीचर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई टेलर बना। तो इस तरीके से हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करके, जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में, कि किसी भी ह्यूमन पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो अपनी एजुकेशन को या फिर हेल्थ को, तो वो आपको मुनाफा प्रोवाइड करता है।
तो इसीलिए अब आपको स्टोरी से समझ आ गया होगा जो हम पूरा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सॉरी गाइज, वंस अगेन आई एम सेइंग सॉरी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसीलिए मेरा मन नहीं किया कि मैं इसको छोड़ के कोई और वीडियो बनाऊँ और उसमें आपको समझाऊँ। 3 पार्ट हो जाते हैं, अदरवाइज 1 पार्ट ऑलरेडी था। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई, तो इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ भी बना के दूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ऑब्वियसली आपको मोटिवेशनल वीडियो जो हैं वो भी बना के दूंगी। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।